फ्रेंड्स, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए इस क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास और अधिगम जो पेपर 2 के लिए होगा, और ये पेपर 2 के लिए के साथ साथ 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड भी देखेंगे जो 2021 में पूछे गए प्रश्न पर आधारित और प्रश्न पत्र का हल ही है। 2011 से 2024 तक अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, मैं आपको बारी बारी से करा दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, बाल्य अवस्था की अवधि में विकास, यानी जब बच्चे बाल्य अवस्था की अवधि में होते हैं तो उनका विकास किस तरीके से होता है? धीमी गति से? नहीं, धीमी गति से नहीं, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। आगे भी देख लेते हैं। में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, केवल परिमाणात्मक, ये गलत हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है। अनियमित भी नहीं होता है, और असंबद्ध ये भी निगेटिव हो जाएगा। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब। इधर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं और इधर राइट साइड में हिंदी में। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए, प्रश्न और ऑप्शन पढ़ने में ही इतना समय लग जाता है कि सीटेट में समय का पता नहीं चलता है। आपको समय भी मैनेज करना होगा और एग्जाम भी निकालना होगा। प्रश्न है 3 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? तो परिकल्पित, निगनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सामाजिक क्रम व्यवस्था और अभिविन्यास। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो देखिए, कौन सही है आपको बताना है 5 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी, ये बिल्कुल अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि का प्रकार और ये अंतः स्थिति अनुपालन संभावना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, देखिए ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों से प्रश्न पूछता है सीडीपी में, पर्यावरण का भी हो तब भी उसका 15 सीडीपी, हिंदी हो तब भी 15 सीडीपी, और इसका दोनों भाषा पेपर 1 भाषा पेपर 2 भी कराने वाला हूं। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन किस रूप में होना चाहिए? तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। देखिए, सहायक, मदद करना, सुगम करता, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, सहायक नहीं है ये तो ऐसा ही निगेटिव हो गया। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट, ये निगेटिव हो गया। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन के बेहद सफल, कम सफल, ये निगेटिव हो गया। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ट्रिक भी देखते जाइए। अगला प्रश्न 8 नंबर है,
कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। बड़ा ऑप्शन देखिए, प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो देखिए, मैंने बिना ऑप्शन पढ़े आपको क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन करना पॉजिटिव होता है, लेकिन आपको चारों ऑप्शन देखना होता है कि बेस्ट कौन सा है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, इधर इंग्लिश वाला भी देख लीजिए आप लोग। 9 नंबर प्रश्न है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक गुण और साधन के रूप में। बहुभाषी कक्षा में ये बहुभाषी जो कक्षा होता है वो साधन के रूप में काम करता है, ना कि उसे नेग्लेक्ट करना है। तो रुकावट, ये तो निगेटिव, एक समस्या निगेटिव, एक व्यवस्थागत मुद्दा, ये भी निगेटिव। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, मतलब बाल केंद्रित कक्षा कौन सा है? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये बाल केंद्रित कक्षा है जिसमें अध्यापक केवल निगेटिव वर्ड, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार वर्गीकरण करना निगेटिव, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग तो बिल्कुल वर्जित है। किस मनोविज्ञानी के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो 11 का सही हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। देखिए, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्राकृतिक, तो वो आप लेव वाइगोत्स्की के साथ चले जाइएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, आंशिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। क्या विचार है? समावेशी कक्षा का क्या उद्देश्य है? तो दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। देखिए, आर्टिकल 21 ए जो कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 ए में प्रावधान है, जब राष्ट्रपति वित्तीय आपात, कोई भी आपात लगता है तो ये स्वतंत्र रहता है। इसलिए आप समझ जाइए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये आर्टिकल 21 ए में दिया गया है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। देखिए, रटने पर आधारित परीक्षा देकर नहीं, हल प्रश्न करने के लिए विशिष्ट निर्देश देना निगेटिव, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो निगेटिव। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 15 नंबर देखते हैं, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो ऑप्शन 3, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। 16 नंबर प्रश्न है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो कौन पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। ये तो निगेटिव पूछा है, निगेटिव है ही, बल्कि बच्चों के सारे परेशानियों को दूर करते हुए उन्हें सीखने के लिए खुली छूट देना, आज़ादी देना, ये सीटेट कहता है, यानी हमारी ट्रेनिंग ये बताती है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था डैश है, तो अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 18 नंबर प्रश्न, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। ठीक है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए दोनों पॉजिटिव हमें मिल गया। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत, निगेटिव हो गया। कक्षा में विविधताओं की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना, कौन सी मानक विधि भाई? तो ये भी निगेटिव हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय, अधिगम एक सरल और, यहाँ सरल होना चाहिए, 19 का सही जवाब होना चाहिए अधिगम सरल। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समझना चाहिए। 21 नंबर प्रश्न है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सहयोगिक प्रतिस्पर्धी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो ये हो जाएगा पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पूछा है, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। बच्चे प्रत्येक प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, बच्चे तो स्वयं सोच सकते हैं। तो ये निगेटिव पूछा है और निगेटिव ही आपको ढूंढना है। 24 नंबर प्रश्न है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। देखिए अगर बच्चा असफल होता है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं अपने चैनल पे और आप सीटेट उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो समझिए क्या होगा, कौन अनुत्तीर्ण होगा। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। इसका देखिए, बच्चा अगर फेल होता है तो बच्चा नहीं, पूरा संस्था फेल हो जाता है। बच्चे को हम लोग दोषी के रूप में नहीं देख सकते हैं, यानी बच्चा दोषी नहीं है, दोषी संस्था है, वहां के शिक्षक है। अगला है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा? तो बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही पहला। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न, ये तो निगेटिव हो गया। बच्चों का ध्यान भंग, निगेटिव हो गया। बच्चों में प्रतिस्पर्धा यानी विघ्न, ये सब निगेटिव, रुकावट, ये सब निगेटिव। तो ये अपने आप पकड़ा जाता है, अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो स्वयं से आप निगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, ऑप्शन छांट सकते हैं। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रगतिशील कक्षा में। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, तर्क संगत विचारों का विकास, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश की भूमिका निभाता है, तो किसकी भूमिका है? तो द्वितीयक कारक का।
विद्यालय द्वितीयक कारक है और परिवार प्राथमिक कारक है। चलिए, ये सेकंड लास्ट प्रश्न था। अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत फायदा होगा। प्रीवियस सभी प्रश्नों को मैं टैग वर्ड के साथ करा रहा हूं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो गुणात्मक जब आ गया तो समझ लीजिए कि पियाजे के साथ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? 4 स्टेजेस इन्होंने बताया है। तो किन्होंने दिया है? तो जीन पियाजे ने गुणात्मक की बात कही है। तो ये रहा सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2021 में पूछा गया है। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।